सारे किसान भाइयों को, नौजवानों को, सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, नौजवान भाइयों, 2 दिन पहले भारत की सरकार फौज में भर्ती के लिए एक नई योजना लेके आई जिसका नाम दिया गया अग्निपथ। और उस योजना के तहत जो भर्ती किए जाएंगे उनको नाम दिया गया अग्निवीर। सारांश तो उस पूरी योजना का यह, अगर आप समरी निकालें तो यह अग्निपथ योजना नौजवानों के भविष्य और देश की सुरक्षा दोनों के लिए नुकसानदायक है। वो किस तरीके से आगे, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे ही 2 दिन पहले वो योजना लागू करी गई, तो आज और कल, खासकर आज, नौजवानों ने देश के अलग अलग हिस्से में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन मैं अपने सारे नौजवान साथियों से हाथ जोड़ के यह विशेष विनती करना चाहता हूं, विशेष निवेदन करना चाह रहा हूं हाथ जोड़ के। साथियों, किसी भी आंदोलन की जीत के लिए जरूरी होता है कि उस आंदोलन के अंदर, उस आंदोलन में शामिल लोगों के अंदर शांति और धैर्य हो। शांति और धैर्य के बिना किसी भी आंदोलन को नहीं जीता जा सकता है। जिस भी आंदोलन में हिंसा होती है, उस हिंसा से सरकार को फायदा होता है, सरकार को आसानी होती है उस आंदोलन को दबाने में। जब किसी भी आंदोलन के अंदर हिंसा होती है, तो सरकार और सरकार की मशीनरी आम लोगों के अंदर उस आंदोलन के खिलाफ माहौल बना देती हैं। मेरा तमाम साथियों से यह निवेदन है कि आंदोलन के अंदर शांति और धैर्य बनाए रखें। आप याद कीजिए किसान आंदोलन को। 5 जून 2020 को 3 कृषि कानून आए थे और दिल्ली के बॉर्डरों पे आंदोलन पहुंचा था 26 नवंबर 2020 को। 5 महीने तक तमाम लोगों ने ग्रास रूट लेवल पे उस आंदोलन को मजबूत किया था। उस आंदोलन के मुद्दों को गांव गांव में हर व्यक्ति को समझाया था, और उस आंदोलन में शांति भी थी और धैर्य भी था। और इसी कारण से बेशक वो आंदोलन 378 दिन तक चला हो, लेकिन आखिर में उसका नतीजा क्या आया? नतीजा उस आंदोलन का यह आया कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की बातें माननी पड़ी। अक्सर मैं नौजवानों के आंदोलन में देखता हूं कि नौजवानों का गुस्सा एकदम से फूटता है, लेकिन जितनी जल्दी उनका गुस्सा फूटता है, उतनी ही जल्दी उनकी ऊर्जा और जोश ठंडा भी हो जाता है। बहुत सारे नौजवानों के ऊपर केस लग जाते हैं और वो सारी चीजें ठंडी हो जाती हैं। मेरे नौजवान भाइयों, आप संघर्ष कर रहे हो नौकरी के लिए, तो वो संघर्ष आपका शांतिपूर्ण होना चाहिए। अगर मान लो बेवजह के आपके ऊपर केस लग गए, तो फिर वो नौकरी मिलेगी कैसे जिस चीज के लिए आप संघर्ष कर रहे हो? तो इसीलिए मेरी ये विशेष विनती है तमाम साथियों से कि शांति और धैर्य बना के रखें, नंबर 1 बात। और दूसरी बात यह है कि कुछ जगह से जो खबर आ रही है कि इस योजना से निराश होके, हताश होके कुछ नौजवानों ने सुसाइड जैसे कदम उठा लिए। जींद के एक गांव लिजवाड़ा में भी एक साथी ने आत्महत्या कर ली। मैं तमाम भाइयों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि भाइयों, जब जीवन रहेगा तभी तो संघर्ष कर पाएंगे। जब जीवन रहेगा तभी तो नौकरी मिल पाएगी। ये जीवन ही नहीं रहा तो सारी संभावनाएं आगे की खत्म होगी। तो ये जीवन बड़ा बहुमूल्य है। कोई भी नौजवान साथी आत्महत्या जैसा कदम ना उठाए। हम सब लोग मिलके इन बेरोजगार भाइयों के हकों की लड़ाई लड़ेंगे, सब लोग मिलकर लड़ेंगे। और जब हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग जीतेंगे भी। और एक बात ध्यान रखिए साथियों, आप इसे कोइंसिडेंस कहेंगे या क्या कहेंगे, आज रेवाड़ी में, हरियाणा में एक शहर है रेवाड़ी, वहां पे नौजवान साथी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे अग्निपथ योजना के खिलाफ। वहां पे पुलिस प्रशासन उनको एक पार्क में बुलाता है बातचीत के नाम पे। राव तुलाराम पार्क में उनको बुलाया जाता है बातचीत के लिए। वो नौजवान वहां पे बातचीत के लिए चले जाते हैं। उसके बाद उनको घेर के उन नौजवान, निहत्थे, निर्दोष नौजवानों के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज करती है। यह वही रेवाड़ी है जहां 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पहली रैली करी थी प्रचार की। और वो रैली भी किस बात के लिए थी? उस रैली का भी शीर्षक था
कि फौजियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन यानी OROP दिया जाएगा। आज उसी रेवाड़ी में फौज की नौकरी के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नौजवानों को पार्क के अंदर घेर के उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। जहां से 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने की शुरुआत हुई थी, जिस रेवाड़ी से, अगर यह नरेंद्र मोदी सरकार का घमंड नहीं टूटा तो उसी रेवाड़ी से इनकी सरकार की वापसी की भी शुरुआत हो सकती है। और साथियों, कुछ पत्रकार बंधुओं ने भी बताया शाम को जब उनसे बात हुई कि सरकार की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने कई न्यूज चैनल को लिखित में ड्राफ्ट भेज दिया है कि आप इस तरीके का प्रचार कीजिए, आप अग्निपथ योजना के फेवर में ये चीज बताइए। यानी वो लिख के सब कुछ वो प्रोपेगेंडा न्यूज चैनलों के पास पहुंचना शुरू हो गया है। और जो ये आंदोलन होता है, आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है परसेप्शन, कि आम लोग क्या सोचते हैं उस मुद्दे के बारे में। तो सरकार ने अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है और गोदी मीडिया उसमें उनका साथ देगा। तो अब आपको भी सावधान हो जाना चाहिए, आपको भी अपने मुद्दे जनता के बीच में लेके जाने पड़ेंगे। उसके लिए सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए। आपको यह समझना पड़ेगा कि यह अग्निपथ योजना किस तरीके से नौजवानों के लिए नुकसानदायक है और नौजवानों के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए भी नुकसानदायक है। यह समझना बड़ा जरूरी है। इसलिए ध्यान से सुनिए कि यह अग्निपथ योजना है क्या, इसके नुकसान क्या है, फिर आगे अपन लोग बात करेंगे। अभी 2 दिन पहले सरकार ने एक योजना शुरू करी, अग्निपथ, जिसके तहत अब फौज में 4 सालों के लिए नौजवानों की भर्ती की जाएगी। 17.5 से लेके 21 साल तक के बीच के नौजवानों को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा 4 साल के लिए। 10वीं पास हो या 12वीं पास हो, दोनों एलिजिबल होंगे। उनको शामिल करने के बाद 4 साल उनको नौकरी में रखा जाएगा। 4 साल के बाद 75% को घर भेज दिया जाएगा और 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा। लगभग शुरुआत में इन्होंने कहा है कि हर साल इस तरीके से 45,000 नौजवानों की ये भर्ती करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले साल 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग होगी और हर महीने पहले वर्ष उनको 30,000 रुपया प्रति महीना की तनख्वाह मिलेगी। अगले साल उनको जो तनख्वाह मिलेगी वो मिलेगी 33,000 रुपए प्रति महीना। उससे अगले साल यानी तीसरे साल उनको तनख्वाह मिलेगी 36,500 रुपए महीना और चौथे और अंतिम साल उनको तनख्वाह मिलेगी 40,000 रुपए प्रति महीना। जब वो रिटायर होंगे तो उस समय सरकार उनको 11,71,000 रुपए एक साथ देगी, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन साथियों, समझने की बात यह है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो 11,71,000 रुपए आपको आखिर में दिए जाएंगे, वो सारा रुपया सरकार अपने पास से नहीं देगी। जो आपको 4 महीने तक, जो आपको 4 सालों तक, माफ कीजिएगा, जो आपको 4 सालों तक तनख्वाह मिलेगी, हर महीने आपकी तनख्वाह में से 30% हिस्सा सरकार अग्निपथ नाम के एक अकाउंट में जमा करती चली जाएगी। यानी मान लीजिए पहले साल आपको हर महीने 30,000 रुपया तनख्वाह मिली, तो 30% यानी लगभग 9,000 रुपया आपकी तनख्वाह में से कट के एक वो अकाउंट में जमा हो जाएगा। यानी आपके हाथ में आएंगे मात्र 21,000 रुपया। अगले साल आपको 33,000 रुपए जो मिलने हैं उसमें से भी 30% कटेगा, यानी लगभग 11,000 रुपए कटेंगे। अगले साल जो आपको हर महीने 36,500 रुपया मिलनी है उसमें से लगभग 12,000 रुपए आपके हर महीने कटेंगे और चौथे साल आपका लगभग 13,000 के आसपास कटेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों अब यह है कि जो 11,71,000 रुपए आपको मिलेंगे, जिस साथी को जो 4 साल की उस भर्ती में होगा, वो 11,71,000 रुपए सारे के सारे सरकार की तरफ से नहीं मिलेंगे। जो ये 30% हर महीने आपकी तनख्वाह में से काटे जाएंगे 4 साल, जो आपके अकाउंट में जमा किए जाएंगे, जितने पैसे आपके अकाउंट में जमा होंगे उतने ही सरकार आपको और देगी और जोड़ के 11,71,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी 11,71,000 रुपए की जो आधा होगा वो आपकी तनख्वाह में से कट के 4 साल बाद आपको ही दिया जाएगा। कुछ लोग, खासकर भाजपा के लोग, ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि 4 साल के अंत में उसको 11,71,000 रुपए मिलेंगे, वो कहीं पे भी जाके अपना कुछ काम धंधा शुरू कर सकता है, सरकार 11,71,000 अलग से देगी। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। हर महीने आपकी तनख्वाह में से जो 30% कटेंगे उसी को जोड़ा जाएगा और जितनी वो राशि बनेगी उसके बराबर राशि सरकार और जोड़ देगी और आखिर में आके वो आपका पैसा ही आपको दे दिया जाएगा।
जब 4 साल पूरे हो जाएंगे 75% को घर भेज दिया जाएगा, 25% को फौज में शामिल कर लिया जाएगा। उसके लिए वो क्राइटेरिया बनाएंगे, एक टेस्ट होगा, जो टेस्ट पास करेंगे, जो उनके क्राइटेरिया को पास करेंगे, उन 25% को वो ले लेंगे, 75% को वो घर भेज देंगे। अब समझने की बात साथियों ये है कि किस तरीके से ये योजना नौजवानों के भविष्य और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम करेगी। आप एक बात खुद बताइए कि 17.5 से 21 साल के बच्चों को भर्ती किया जाएगा, 4 साल की वो नौकरी करेंगे। ये वो 4 साल होते हैं किसी भी नौजवान के जिसमें वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है, जिसमें वो हायर क्वालिफिकेशन की पढ़ाई करता है, डिग्री लेता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी नौकरी को चला जाता है। तो जो उसका पढ़ाई का समय है वो 4 साल तो उसने वहां पे लगा दिए। अब जब वो 4 साल पूरे करके आएगा तो उससे कम उम्र के नौजवानों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन उससे ज्यादा होगी, जो बाहर रह के जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, किसी ने बीए कर लिया, किसी ने एमए कर लिया। वो अग्निवीर तो 10वीं या 12वीं पास करके चला जाएगा 4 साल के लिए। जब वो 4 साल के बाद वापस आएगा सामाजिक जीवन में, तो जो उससे कम उम्र के या जो उसके हम उम्र के नौजवान होंगे उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उससे ज्यादा होगी, इसलिए उनको नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा होगी। तो वो 4 साल बाद जब आएगा, अगर कोई 21 साल का भर्ती हुआ तो 25 साल की उम्र में वापस आ जाएगा, 17.5 साल का भर्ती हुआ तो 21.5 साल की उम्र में वापस आ जाएगा। तो जब 21.5 से 25 साल के नौजवानों को रिटायर कर दिया जाएगा इतनी छोटी सी उम्र में, तो वो आगे क्या करेंगे? उस रिटायरमेंट के बाद उनको रोजगार कहां से मिलेगा? उनको रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सबसे महत्वपूर्ण बात, कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बताया कि हर साल एयरफोर्स, नेवी, आर्मी से लगभग 55,000 जवान रिटायर होते हैं हर साल, और उनमें से मात्र 1 से 2% को ही नौकरी मिल पाती है। और वो 1 से 2% को भी जो नौकरी मिलती है वो अधिकतर नौकरी होती है, कहीं गार्ड की नौकरी मिल गई, कहीं और किसी चीज की छोटी मोटी नौकरी मिल गई। तो क्या एक 21.5 से 25 साल का नौजवान अपनी आगे की पूरी जिंदगी के लिए गार्ड की नौकरी करके अपना जीवन यापन कर पाएगा? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे बड़ा सवाल तो इस योजना के तहत यह है कि उन नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने की जिम्मेदारी किसकी है? 21.5 से 25 साल की उम्र रिटायरमेंट की उम्र होती है। कौन उसका आगे के लिए रोजगार के लिए जिम्मेदार होगा? पहले नंबर की बात। दूसरा पॉइंट साथियों यह है, बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना, मैं लगातार डिफेंस एक्सपर्ट्स के लेख पढ़ रहा हूं, बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि एक अच्छे फौजी को तैयार करने के लिए 7 से 8 साल का समय चाहिए होता है, और यहां पे 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और 4 साल में उसको रिटायर करके वापस भी भेज दिया जाएगा। आज के दिन हमारी फौज में अपाचे हेलीकॉप्टर, राफेल फाइटर जेट, अर्जुन टैंक, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, बरमोस क्रूज मिसाइल सिस्टम, M777 होविटजर सिस्टम, धनुष होविटजर सिस्टम, इस तरह के एडवांस हथियार हैं। क्या एक जवान 6 महीने की ट्रेनिंग में इतने एडवांस हथियारों को कंट्रोल करना सीख जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। जब रिटायर्ड अधिकारी ये कह रहे हैं कि कम से कम 7 से 8 साल चाहिए एक अच्छे फौजी को तैयार करने के लिए, तो ये 6 महीने की ट्रेनिंग में कैसे तैयार कर पाएंगे? दूसरा सवाल ये है। तीसरी बात साथियों ये है कि जैसे जो छोटे छोटे देश होते हैं जिनमें जनसंख्या बहुत कम होती है और लड़ने के लिए सैनिक ज्यादा चाहिए होते हैं, तो वहां पे इस तरह की योजना होती है कि भाई 3 से 4 साल हर व्यक्ति को नौकरी करनी पड़ेगी डिफेंस में, फौज में हर व्यक्ति को शामिल होना पड़ेगा। जैसे इजराइल में, इजराइल अरब देशों से पूरा घिरा हुआ है और शुरुआती समय में उन अरब देशों के साथ उसके रिश्ते ठीक नहीं थे, तो वहां पे एक तरीके की कंपलसरी मिलिट्री सर्विस थी 3 से 4 साल की। भारत जैसे देश में तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यहां पे 4 साल की सर्विस की क्या जरूरत है? अभी जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, शुरुआत में रूस ने अपने कुछ ऐसे फौजी उस युद्ध में उतार दिए जो इसी तरीके से 3 से 4 साल की नौकरी करने के लिए ही फौज में शामिल हुए थे। तो शुरुआती समय में रूस के लिए नतीजे अच्छे नहीं रहे। बाद में आके जब ईस्टर्न यूक्रेन में लड़ाई गई, जब डॉनबास, लुहांस्क एरिया में, डोनेस्क और लुहांस्क एरिया में लड़ाई गई, तो वहां पे रूस ने अपने प्रोफेशनल फौजी ही उसको उतारने पड़े जो 15 से 20 से 25 साल तक नौकरी करते हैं फौज में। तो शुरुआत में नतीजे रूस के पक्ष में नहीं रहे, जैसे ही उसने प्रोफेशनल फौजी उतारे तो रूस के पक्ष में नतीजे आने लग गए और ईस्टर्न यूक्रेन का एक एक करके तमाम शहर रूस के कब्जे में जाते चले गए।
तो बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जो 3 से 4 साल के लिए जो फौजी शामिल किए जाते हैं, उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती दूसरे फौजियों के साथ, उनकी मोराल, उनकी कमिटमेंट का भी मसला होता है। इसीलिए वेल ट्रेंड प्रोफेशनल फौजी ही किसी मिलिट्री टास्क को अच्छे से कर पाते हैं। और एक और बात भाइयों, जो 4 साल के बाद जिनको रिटायरमेंट करके भेज दिया जाएगा, जिन 75% को, मान लीजिए 0.1% भी गलत रास्ते पे चले गए, उनको AK-47 जैसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग तो होगी ही। यदि 0.1% भी गलत रास्ते पे चले गए तो समाज में जो समस्याएं पैदा होंगी उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अगली बात साथियों, आज भारत बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक तरफ चीन हमारे बॉर्डर पे खड़ा है, उसने बड़ी संख्या में अपनी फौज तैयार वहां पे खड़ी कर रखी है। 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन की फौज के बीच में टकराव भी हो गया था, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, चाइना के भी कई फौजी मारे गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भी हमारे रिश्तों में तनाव चल रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि हमारी फौज को 2 फ्रंट युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी एक बहुत निर्णायक और बहुत महत्वपूर्ण समय है देश की सुरक्षा के लिए। और इतने निर्णायक व महत्वपूर्ण समय में प्रयोग या एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाते जिस तरीके से हमारी सरकार एक्सपेरिमेंट और प्रयोग करके देख रही है। यह एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है, एक तरीके का प्रयोग है। बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है यदि कोई ऐसा प्रयोग करना है तो उसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे बहुत छोटे स्तर पे पहले शुरुआत में किया जाना चाहिए। लेकिन यहां पे पूरी रिक्रूटमेंट के लिए ही पूरे बड़े स्तर पे इसको लागू किया जा रहा है। तो यह सीधा सीधा देश की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। और साथियों एक चीज और है, आज कई साल पहले, आज हम 2022 में खड़े हैं, कई साल पहले चाइना के बॉर्डर पे हमारी स्थिति को मजबूत करने के लिए माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प बनाने की मंजूरी दी गई थी सरकार द्वारा, कैबिनेट द्वारा, जब यूपीए सरकार के समय में। लगभग 14-15 साल हो गए उस घोषणा को हुए, लेकिन आज तक वो माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प पूरे तरीके से डिप्लॉय नहीं की गई है। उस माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प में 2 डिवीजन होनी थी, लेकिन अब तक सिर्फ 1 डिवीजन है। दूसरी डिवीजन अभी बनाई भी नहीं गई है। वो 1 डिवीजन है, वो पन्नागढ़ में डिप्लॉयड है बंगाल के। तो साथियों इतने महत्वपूर्ण, इतने निर्णायक समय में जब देश की सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण स्टेज पे है, वहां पे इस तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं। अब कश्मीर में जो ऑपरेशन होते हैं मिलिटेंसी के खिलाफ, इंसर्जेंसी, टेररिज्म के खिलाफ, आप अगर वहां देखेंगे तो वहां पे RR राष्ट्रीय राइफल्स को डिप्लॉय किया जाता है। और राष्ट्रीय राइफल्स में लोग, जो जवानों को कैसे भर्ती किया जाता है, कभी किसी रेजिमेंट से कुछ जवान बुला लिए जाते हैं, कभी किसी दूसरे रेजिमेंट से जवान बुला लिए जाते हैं। वो 2 साल तक वहां पे रहते हैं, वापस अपनी पेरेंट रेजिमेंट में चले जाते हैं। कभी जाट रेजिमेंट के बुला लिए, तो कभी असम राइफल्स के बुला लिए, कभी कुमाऊं रेजिमेंट के बुला लिए, कभी सिख रेजिमेंट के बुला लिए, कभी राजपूताना राइफल्स के बुला लिए, कभी महार रेजिमेंट के बुला लिए। उनको वहां पे 2 साल के लिए डिप्लॉय किया जाता है। उनको क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि उनको 5-5, 7-7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होता है। मान लीजिए कोई लड़ाई का, टकराव का या युद्ध का कोई माहौल हो, तो वहां पे एक्सपीरियंस, अनुभव बहुत काम आता है जोश के साथ साथ। तो जिसकी 5-7 साल की ड्यूटी हो चुकी होगी, वो अपने अनुभव का सार्थक तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और अपनी तरफ होने वाले नुकसान को बिल्कुल कम कर सकता है, 0 के बराबर ला सकता है। इसीलिए राष्ट्रीय राइफल्स में अलग अलग रेजिमेंट से उन जवानों को बुलाया जाता है जिनके 5-5, 7-7 साल का अनुभव हो चुका होता है, और फिर वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 17.5 से 21 साल के बीच में जिन नौजवानों को भर्ती किया जाएगा, उनमें जोश तो होगा पूरा, लेकिन अनुभव उनमें किस तरह का होगा? तो यदि ऐसी सिचुएशन में वो जाते हैं और अनुभवहीनता उनके अंदर होती है, तो कोई गलती अगर उनसे अनुभवहीनता के कारण हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी साथियों? बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि फौज में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जवानों की आपस में बॉन्डिंग। मुश्किल हालात में वो बॉन्डिंग ही काम आती है, मुश्किल हालात में वो बॉन्डिंग ही मजबूती देती है। और यहां पे 4 साल में उनको रिटायर ही कर दिया जाएगा तो उनकी बॉन्डिंग कहां से बनेगी? एक और बात साथियों, एक तर्क दिया जा रहा है सरकार द्वारा कि जो हर साल का डिफेंस बजट होता है उसका एक बड़ा हिस्सा रिटायर्ड जवानों, अधिकारियों की पेंशन में चला जाता है। तो मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है, मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा नहीं बच पा रहा है बजट का।
साथियों, मैं उन राजनेताओं से, उन अधिकारियों से एक सवाल पूछना चाहता हूं जो ऐसे तर्क देते हैं। अभी 2020 में द ट्रिब्यून अखबार में एक रिपोर्ट छपी, एक आरटीआई एक्टिविस्ट के जवाब में बताया गया कि हर साल रिटायर्ड एमपीज को पेंशन देने के लिए लगभग 70 करोड़ रुपया खर्च होता है हर साल, हर महीने का, माफ कीजिएगा, यह मैं आपको हर साल का नहीं बता रहा, हर महीने का लगभग 70 करोड़ रुपया खर्च होता है हर महीने। जब लोकसभा के सेक्रेटरीएट ने डाटा दिया तो उन्होंने बताया कि लगभग 3800 एमपीज को पेंशन दी जाती है, और जो ये आंकड़ा है ये लगभग 1407 का है, यानी 1407 एमपीज को पेंशन देने में हर महीने लगभग 70 करोड़ रुपया खर्चा होता है। तो 3800 में कितना होगा, 2.5 गुना आप कर लीजिए, लगभग आपका 170 से 180 करोड़ रुपया महीना हो गया। तो आपका 12 महीने का कितना हो गया, ये लगभग 2000 करोड़ रुपया हो गया। तो एक साल के लिए जो एमपीज को पेंशन दी जाती है देश में, उसके लिए 2000 करोड़ रुपया खर्चा होता है। यह बात की सिर्फ एमपीज की, अब बात जरा एमएलए की भी कर लो। कितने राज्य हैं भारत में, कितने एमएलए होंगे, कितने रिटायर्ड एमएलए होंगे, उनके लिए पेंशन का कितना खर्चा होता होगा? तो आप टोटल काउंट करोगे तो 50-60 हजार करोड़ से भी ऊपर जाएगा साल का। तो जो एमपी, जो एमएलए, जो राजनेता आराम करते हैं, भाषण देते हैं, सिर्फ इतना काम करते हैं, उनकी पेंशन के लिए तो 50 से 60 हजार करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, उसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो फौजी एक मुश्किल हालात में रह के देश की सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे देता है, जब उसको पेंशन देने की बात आती है तो कहती है सरकार कि बजट कम है और बजट का बहुत हिस्सा यदि पेंशन में चला गया तो मॉडर्नाइजेशन कैसे होगी। अरे भाई, मॉडर्नाइजेशन करनी है तो जो वो आरामवीर एमपी और एमएलए बैठे हैं रिटायर्ड होके, उनकी पेंशन बंद कर दो, उस पेंशन के पैसे का इस्तेमाल कर लो आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए। जिसने अपनी जान हथेली पर रख के देश की सेवा करी उसको पेंशन नहीं देंगे, और आरामवीर एमपी एमएलए को यह पेंशन देने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत सारे बीजेपी के नेता, खासकर बीजेपी के प्रवक्ता, इस अग्निपथ योजना के, अग्निवीर बनाने के फायदे बता रहे हैं। तो मेरा इनसे एक निवेदन है, यदि ये इतनी ही फायदेमंद है, यदि ये इतनी ही जरूरी है, तो जितने भी ये राजनेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, सबसे पहले ये अपने बेटे बेटियों को अग्निवीर बनाएं। सबसे पहले उनको ये 4 साल के लिए भेजें। गृह मंत्री हैं जो अमित शाह, उनके बेटे, ना उन्होंने कभी क्रिकेट खेला, ना कभी वो क्रिकेट के कोच रहे, लेकिन आज वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन के बैठे हैं। जो बीसीसीआई जिसके पास हजारों करोड़ों रुपए आते हैं साल के। तो सबसे पहले गृह मंत्री अपने बेटे को बनाए ना अग्निवीर। सबसे पहले अपने बेटे को कहे कि भाई तू 4 साल की पहले नौकरी करके आ, फिर देखते हैं। साथियों, आज ये अग्निवीर बना रहे हैं, कल ये शिक्षा वीर बनाएंगे, कल ये बैंक वीर बनाएंगे, कल ये स्वास्थ्य वीर बनाएंगे। हर चीज को ये ठेके पे देंगे। नौजवानों के रोजगार को पूरे तरीके से ये खत्म करने पे उतारू हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जो इस तरह की योजना है वो देश के नौजवानों के भविष्य के साथ साथ देश की एकता और अखंडता, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। जीडी बख्शी जैसे डिफेंस एक्सपर्ट जो अधिकतर मुद्दों पे बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया कि अग्निपथ योजना बहुत खराब है। ऐसे महत्वपूर्ण, ऐसे मुश्किल हालात में इस तरह की योजना, इस तरह के प्रयोग को ना लागू किया जाए। जीडी बख्शी भी ये बात कह रहे हैं। तो कम से कम अब तो सरकार को नींद से जागना चाहिए, अब तो सरकार को कान खोलने चाहिए, अब तो सरकार को आंख खोलनी चाहिए। लेकिन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरी अंत में तमाम नौजवान साथियों से मेरा फिर यह निवेदन है, हाथ जोड़ के, जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, मैं उन सब से यह निवेदन करना चाहता हूं। साथियों, हम जानते हैं कि आप अपने रोजगार को लेकर, अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, लेकिन आंदोलन सिर्फ वही सफल होता है जिस आंदोलन के अंदर शांति होती है, जिस आंदोलन के अंदर धैर्य होता है। ये आपके माता पिता, आपके भाई बहन ही थे किसान आंदोलन में, जो 378 दिनों तक शांति और धैर्य के साथ बैठे रहे और अंत में उनकी जीत हुई। किसी भी आंदोलन में यदि हिंसा होगी, यदि अशांति होगी, तो उस चीज से सीधा सीधा फायदा सरकार को होगा। सरकार को आसानी होगी आंदोलन को दबाने में, आंदोलन को कुचलने में।
इसीलिए मेरी तमाम भाइयों से यह विनती है, यह निवेदन है, हम आपके साथ खड़े हैं। एक बड़ा निर्णय भी निश्चित तौर पे लेंगे, हम सारे साथी मिलजुल के सबसे बातचीत अभी कर रहे हैं, लेकिन आप पहले शांति बनाइए, धैर्य बनाइए, इस बात को गंभीरता से लीजिएगा, शांति और धैर्य बनाइए। और कोई भी नौजवान साथी हताश होके, निराश होके आत्महत्या जैसे कदम बिल्कुल भी ना उठाए, क्योंकि हम जिंदा रहेंगे तो तभी आंदोलन लड़ पाएंगे, जिंदा रहेंगे तभी अपने हक ले पाएंगे, जिंदा रहेंगे तभी रोजगार मिल पाएगा। जिंदगी ही खत्म हो जाएगी तो फिर नौकरी का क्या करेंगे, रोजगार का क्या करेंगे। इसलिए तमाम भाइयों से विनती है, जागरूक बनो, ये एक बड़ी लड़ाई है, रोजगार की बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, मजबूती से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन लड़ना पड़ेगा। उसके लिए जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी। पहले किसी पेड़ की मजबूती उसकी जड़ों की गहराई पर निर्भर करती है, तो किसी आंदोलन की मजबूती उसकी जड़ों की गहराई कितनी होगी उस पर निर्भर करती है। तो मेरा तमाम भाइयों से निवेदन है, बहुत अच्छे निर्णय लेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, आपके नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बस आप शांति बनाए रखिए, धैर्य रखिए। जय जवान, जय किसान, जय भारत।